नमस्कार दोस्तों। 6 माह के नन्हे रंजन को पता नहीं क्या हो गया था। आज ही उसको पूरे 6 माह पूरे हुए हैं और उसकी माँ का सीढ़ियों से पैर फिसल जाने से पैर फ्रैक्चर हो गया था। इसलिए उसे नज़दीक के ही अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। रंजन की दादी भी उम्र अधिक हो जाने के कारण घर के सारे काम और रंजन की देखभाल के साथ साथ रंजन की माँ वर्षा के लिए खाना बनाकर अस्पताल ले जाना, ये सारे काम एक साथ नहीं कर पा रही थी। इसलिए उनकी पड़ोसन ममता ने रंजन को अपने घर ले आई ताकि रंजन की दादी दामिनी जी को अपने घर के काम करने में असुविधा न हो। दोस्तों, 6 महीने के रंजन ने 6 महीना पूरे होते ही इतना रोना धोना क्यों मचाया और उनकी पड़ोसन ममता कौन थी जिसने रंजन को अपने घर ले गई? उनके घर जाने के बाद क्या रंजन का रोना बंद होता या नहीं, जानेंगे इस कहानी के माध्यम से। और रंजन रो क्यों रहा था, तो चलिए जानते हैं इस कहानी की पूरी सच्चाई। उससे पहले आपसे निवेदन है कि आपको अगर यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह सच्ची कहानी है मध्य प्रदेश के सागर जिले के खुरई गांव की। खुरई गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था जिसके घर में मनोज अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता की मृत्यु तो जब वह 5 साल का था तभी हो गई थी। मनोज की माँ दामिनी जी ने मनोज को मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया और एक गरीब घर की लड़की वर्षा से उसकी शादी करवा दी। अब मनोज की गृहस्थी बहुत ही सुखमय चल रही थी। तभी कुछ दिनों के बाद मनोज की पत्नी वर्षा ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। अब तो बेटी के आ जाने से दामिनी जी का समय और भी अच्छे से कटने लगा था। अब मनोज की बेटी 10 वर्ष की हो चुकी थी। तब वर्षा फिर से गर्भवती हुई और इस बार उसे बेटा हुआ। बेटा के जन्म लेने से पूरा परिवार बहुत खुश था। बेटे के आ जाने से मनोज के जीवन में बहुत से बदलाव आए। जिस दिन उसके घर में बेटे का जन्म हुआ, उसके पड़ोस में चल रहे झगड़े का मनमुटाव उसी दिन समाप्त हो गया। गांव के लोगों के साथ जिनसे आपसी रंजिश मनमुटाव चल रहा था वह भी दूर हो गया। घर में वर्षा और दामिनी जी के बीच सास बहू में मनमुटाव, छोटी मोटी रंजिश हो जाती थी, वह भी समाप्त हो गया। बेटे के आ जाने से चारों ओर खुशियां ही खुशियां छा गई थी। इसलिए सभी की आपसी सहमति से रंजिशों को समाप्त करके खुशियां लाने वाला नन्हे बच्चे का नाम रंजन रख दिया गया। अब रंजन को घर वाले प्यार से रंजू रंजू कहकर पुकारते, लेकिन कभी कभी दामिनी जी रंजू न कहते संजू कह देती तो उस नन्हे बच्चे के चेहरे में एक अलग ही चमक आ जाती थी। अब धीरे धीरे रंजन 6 माह का हो गया। उसी दिन वर्षा अपने घर की छत पर कपड़े सुखाकर नीचे उतर रही थी कि उसका पैर न जाने कैसे स्लिप हुआ और मुड़ गया। पैर मुड़ जाने की वजह से वर्षा वहीं पर बैठ गई और रोती हुई अपनी सासू माँ को आवाज लगाने लगी। कहने लगी, माँ जी, मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। दामिनी जी ने जाकर देखा तो क्या देखती है कि वर्षा का पैर धीरे धीरे सूजन हो रहा है। उन्होंने अपने बेटे को आवाज लगाई, लेकिन तब तक वह अपने काम पर जा चुका था। उन्होंने पड़ोसियों को आवाज लगाई और उनकी मदद से वर्षा को नज़दीक के ही अस्पताल में एडमिट करवाया गया और अस्पताल से ही उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन लगाया कि बहू के पैर में दर्द अधिक होने के कारण अस्पताल में लेकर आए हैं, तुम जल्दी से आ जाओ। मनोज भी तुरंत ही अस्पताल पहुंच गया जहां उसकी पत्नी एडमिट थी और रंजन को उनकी पड़ोसन ममता अपने घर लेकर चली गई थी ताकि दामिनी जी को घर के काम करने में सुविधा हो जाए। मनोज की बेटी तो स्कूल चली गई थी। अब वर्षा अस्पताल में थी,
इसलिए दामिनी जी को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा था और उन्हें रंजन की चिंता भी हो रही थी, क्योंकि आज सुबह से ही रंजन ने रोना धोना लगा रखा था। परंतु जैसे ही वह ममता के साथ उसके घर में गया, वह चुप हो गया। ममता और उसकी सासू माँ भी उसे रंजू की जगह अगर संजू कह देते तो वह खिलखिलाकर हंस देता और उसके चेहरे में एक अलग सी चमक आ जाती। अब वर्षा के पैर में चोट लग जाने के कारण रंजन ज्यादातर अपनी पड़ोसन ममता चाची के घर पर ही रहने लगता। रंजन जब तक ममता के घर पर रहता बहुत खुश रहता, लेकिन जैसे ही अपने घर आता रोता रहता। अपनी माँ का दूध भी अच्छी तरह से नहीं पीता था, क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा दिनों का हो जाने के कारण थोड़ा बहुत कुछ लाड़ प्यार में या तो ममता खिला देती या दामिनी जी खिला देती, उसी को खा या पी कर रह जाता। इसी प्रकार दिन बीतने लगे और वह समय भी आ गया जब रंजन की माँ वर्षा का पैर पूरी तरह से ठीक हो गया। अब वह चलने फिरने लगी थी। उनका अपने पड़ोसियों के साथ आपसी संबंध भी अच्छे हो गए थे, इसलिए रंजन को ज़्यादातर पड़ोसी लोग इधर उधर लेकर चले जाते थे। अब धीरे धीरे समय के साथ साथ रंजन बड़ा होने लगा और चलने फिरने दौड़ने लगा, लेकिन वह अपने घर से ज़्यादा अपनी पड़ोसन ममता चाची के घर पर रहता और वहाँ जाकर अजीब अजीब सी बातें करता रहता। वह ममता से कहता, माँ, मेरा असली घर तो यही है। वर्षा मेरी माँ नहीं है, बल्कि आप हैं, और जो ये आपकी बहू है ना शोभा, यही मेरी पत्नी है। ममता बार बार उसे कहती कि मुझे चाची बोला कर बेटा, क्योंकि गांव के छोटे बड़े सभी मुझे चाची कहकर ही पुकारते हैं, इसलिए तू भी मुझे चाची ही बोला कर। वैसे तो रिश्ते में मैं तेरी दादी लगती हूँ, लेकिन कोई भी बच्चे मुझे दादी नहीं कहते। यहाँ तक कि मेरे पोते पोती भी मुझे दादी न कहकर चाची ही कहते हैं, और मेरे बेटे को मरे तो 4 साल बीत गए हैं, सिर्फ वही मुझे माँ कहकर पुकारता था। बेटा, मैं रिश्ते में तेरी दादी लगती हूँ, तू मुझे या तो दादी कहना या चाची कह सकता है, जैसे सारे बच्चे कहते हैं, लेकिन माँ मत कहना बेटा। तू माँ कहता है तो मेरे संजू की याद आ जाती है और मेरा कलेजा मुंह को आने लगता है। रंजन अपने छोटे छोटे हाथों से ममता चाची के आंसू पोंछते हुए कहता, माँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपका संजू ही तो हूँ। जब भी मुझे कोई रंजू की जगह संजू कहता है तो बड़ा अच्छा लगता है माँ। कहकर रंजू ममता चाची के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगता है। रंजू की तूतली और वात्सल्य भरी बातें सुनकर ममता चाची का मन भी द्रवित हो उठता और वह भी रंजन को अपने छाती से लगाकर फूट फूट कर रोते हुए कहने लगती, काश बेटा ऐसा सच में होता। रंजन ममता चाची को कैसे यकीन दिलाए, उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसने बार बार ममता से कहा कि वह उन्हीं का बेटा है, लेकिन वह नहीं मानी। तब वह दौड़कर अपनी माँ वर्षा के पास गया और बोला, वर्षा माँ, मुझे आजकल बहुत ही अजीब अजीब सा लगता है। अपने छोटे से बेटे के मुंह से अपना नाम लेकर माँ कहने पर वर्षा को बड़ा आश्चर्य लगा। वैसे तो वह बहुत दिनों से नोटिस कर रही थी कि रंजन जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है, उसका झुकाव अपने परिवार की ओर न होकर पड़ोसन की ओर रहता है, लेकिन उम्र इतनी कम है उस बच्चे की, तो कोई अंधा या गूंगा भी कैसे उस मासूम पर गलत इल्जाम या गलत सोच रख सकता है। वही हाल था वर्षा और दामिनी जी का भी। रंजन ने वर्षा से कहा, माँ, मुझे रात में अजीब अजीब से सपने दिखाई देते हैं और मैं जानता हूँ मेरा घर यह नहीं बल्कि ममता माँ का घर मेरा घर है और उनकी बहू शोभा मेरी पत्नी है। इस घर में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता। यहाँ रहने से ऐसा लगता है जैसे मैं घुट घुट कर मर जाऊंगा। अगर मुझे अपने घर में नहीं जाने दोगे तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। इतना कहकर रंजन फिर से रोने लगा। तब दामिनी जी और वर्षा ने रंजन के बचपन से लेकर अब तक के सारे एक्टिविटी के बारे में विचार किया, तो उन्होंने आपस में चर्चा किया, शायद रंजू सही कह रहा है, क्योंकि जब से यह 6 महीने का था तब से इसे
ममता के घर पर ही अच्छा लगता था और जब से चलना फिरना सीखा है तब से भी ज़्यादा से ज़्यादा यह वहीं पर रहता है। तब वर्षा ने कहा, अच्छा ठीक है बेटा, तुम कह रहे हो ना तुम ही संजू हो, तो तुम ही साबित करो कि तुम संजू हो। तब संजू ने अपना दिमाग लगाया और दामिनी और वर्षा का हाथ पकड़ा और ममता के घर ले गया। उन दोनों को ममता के साथ आंगन में ही बैठने के लिए कहा और स्वयं वहां गया जहां उसका कमरा था। कमरे के एक कोने में अलमारी रखी थी। अलमारी के लॉकर के नीचे वाले भाग में जिधर संजू के कपड़े रखे होते थे उसके नीचे एक लॉकर अंदर की ओर था जो ऊपर से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था, जिसके बारे में संजू के अलावा कोई नहीं जानता था। शोभा उसकी पत्नी थी। संजू की मृत्यु के बाद वह अपने मायके चली गई थी, यह कहकर कि मेरे तो कोई बच्चे नहीं हैं, तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी। और उसने उस अलमारी से सारे गहने रुपये पैसे निकाल लिए थे, लेकिन उन पैसों के बारे में संजू ने उसे भी नहीं बताया था। उसने उस अलमारी को खोला और सारे लिफाफे ले जाकर आंगन में रख दिया और बताया कि ये सारे लिफाफे उसके दिल के करीब हैं। उन लिफाफों में पैसों के साथ साथ एक एक चिट्ठी भी लिखी थी, जिसमें उसने उस तड़प को लिखा था जो उसकी माँ ने किस प्रकार कष्ट करके उसके लिए फीस के पैसे भेजे थे और साथ में जेब खर्च भी भेजे थे, लेकिन उन जेब खर्च में से 1 रुपए को भी उसने खर्च नहीं किया था, क्योंकि वह उन रुपयों से अपनी माँ के लिए सोने का हार खरीद कर देना चाहता था, जिसके लिए सेठ जी ने उसकी माँ पर चोरी का इल्जाम लगाया था। लेकिन असली चोर तो सेठ जी का बेटा ही निकला। जब उसकी सच्चाई मेरे सामने आ गई तो सेठ जी के बेटे अयांश ने 4 लड़कों के साथ मिलकर मेरी हत्या करवा दिया और गांव के बाहर जो नदी बहती है उसमें फेंकवा दिया। ममता ने जब उन लिफाफों को खोल खोल कर हर चिट्ठी को पढ़ा तो उन सभी में कुछ न कुछ बात का वर्णन लिखा ही था और अंत में यह जरूर लिखा रहता कि मेरी माँ चोरनी नहीं है और एक दिन मेरी माँ के गले में वही सोने का हार मैं दिलवाऊंगा। जब रंजन बना संजू की यह चिट्ठी ममता, वर्षा और दामिनी जी सभी ने पढ़ा तो उन्हें तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कभी हो सकता है भला। फिर वर्षा बोली, अच्छा तो क्या तुम पुलिस वालों के सामने ये सारी बातें बता सकते हो कि सेठ जी के बेटे अयांश ने तुम्हें कैसे मारा है? रंजन ने बड़ी बड़ी आंखें नचाते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं। तभी वर्षा ने मनोज को फोन लगाकर सारी बातें बता दिया और यह भी कह दिया कि अभी वह इस बारे में किसी से भी कुछ न कहे, वरना वह सेठ का बेटा कहीं भी भाग सकता है। मनोज ने अपने काम से छुट्टी लिया और वापस अपने घर आ गया। अपने घर में जाकर देखता है तो घर में कोई नहीं था। वह समझ गया कि सभी लोग ममता चाची के घर पर ही होंगे। वह दौड़ा भागा ममता चाची के घर गया। वहां जाकर देखता है तो सारे लिफाफे आंगन में पड़े हुए थे। उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि वहां क्या हो रहा है। पूछने पर उन्होंने सारा वाकया कह सुनाया और यह भी बताया कि उनका बेटा रंजन ही संजू है, जिसका पुनर्जन्म हुआ है, जिसे सेठ के बेटे अयांश ने 4 लड़कों की मदद से मरवा दिया था, जिसके घर उसकी माँ काम करने जाती थी और सेठ के बेटे अयांश ने अपनी अय्याशी करने के लिए अपने ही घर से सोने का हार चोरी करके बेच दिया और सारा इल्जाम अपने घर की नौकरानी अर्थात संजू की माँ ममता के ऊपर लगा दिया और अपने पिता से कहकर उसे अपने घर से बेइज्जत करके बाहर निकलवा दिया ताकि उसकी सच्चाई किसी के सामने न आ सके। मनोज ने भी जब सारे लिफाफे खोल कर पढ़े तो उसे भी रंजन की बातों पर विश्वास हो गया, क्योंकि उसने लिफाफे में रखी चिट्ठी में जैसा जैसा लिखा था वास्तव में वैसी ही घटनाएं उन दिनों घटी थी। उस दिन तो रंजन को ममता चाची के घर पर ही उसकी जिद के कारण छोड़ दिया गया, लेकिन काफी सोच विचार करने के बाद मनोज ने विचार किया कि सबसे पहले रंजन को उस जगह में लेकर जाएंगे जहां उसे सेठ के बेटे ने मारा था,
चूंकि रंजन की उम्र अभी बहुत कम थी, इसलिए उसे गांव में हर जगह लेकर नहीं गए थे। अभी वह महज 5 वर्ष का ही हुआ था। फिर भी उसे उस नदी तक कभी लेकर नहीं गए थे। लेकिन रंजन ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, आप लोगों को मैं वहां भी लेकर चल सकता हूं जहां अयांश ने मुझे जान से मारा था। उसकी सच्चाई जानने के लिए सारे लोग रंजन के पीछे पीछे चलने लगे। 5 साल का नन्हा रंजन पूरे जोश के साथ आगे आगे चल रहा था और उसके परिवार वाले उसके पीछे पीछे जा रहे थे। थोड़ी ही देर बाद रंजन ने सभी लोगों को वहां पहुंचा दिया जहां नदी के किनारे एक घनी झाड़ीदार झुरमुट सा स्थान था। उसी जगह पर एक छायादार पेड़ भी था जिसके घने घने पत्ते थे। अगर उन झाड़ियों के पीछे कोई छुप जाए तो सामने से आने वाला व्यक्ति यह नहीं जान पाएगा कि झाड़ियों के पीछे कौन है और क्या कर रहा है। सेठ जी के बेटे अयांश ने भी उसी जगह का फायदा उठाकर संजू की हत्या कर दी थी। उसके शरीर के कई टुकड़े करके अलग अलग जगहों पर फेंक दिया था ताकि कुत्ते बिल्ली उसे खा जाएं और कुछ भाग को उसी नदी में बहा दिया था। यह सारा वाकया रंजन ने अपने घर वालों को बताया। रंजन जब अपनी तुतली भाषा में यह सारी घटना के बारे में बता रहा था तब वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी थी। सभी की हिचकियां बंध गई थी। अब शाम से रात होने को आई थी तो सभी लोग अपने घर आ गए। उस दिन रंजन ने जिद किया कि वह अपनी ममता माँ के घर पर ही सोएगा क्योंकि उसे वहीं सुकून मिलता है। तब मनोज और वर्षा ने भी कह दिया, बच्चे की जिद है तो सोने दो, 1-2 दिन में वह खुद ही हमारे घर आ जाएगा। फिर दूसरे दिन मनोज और ममता के परिवार वालों ने निश्चय किया कि वे लोग सेठ जी के बेटे अयांश के खिलाफ केस करेंगे। अगर यह बात सच है तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। यही सोचकर उन्होंने रंजू को लेकर पुलिस थाने में जाकर सेठ जी के बेटे अयांश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस वालों ने मनोज को ही डांट लगा दी कि इतने छोटे से बच्चे की बातों में आकर उतने इज्जतदार प्रतिष्ठित सेठ के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा रहे हो। सोच लो, अगर बात गलत निकली तो वह तुम पर मानहानि का केस कर देगा और तुम उल्टे ऐसे फंस जाओगे कि चाह कर भी निकलना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उसके पास पैसे हैं, जान पहचान है, रुतबा है। मनोज ने भी निर्भीक होकर कह दिया, हाँ सर, इसका जो भी परिणाम होगा मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब तक गुनहगारों को सजा नहीं मिल जाती हमारे बेटे का मन अशांत ही रहेगा, शांत नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारे बेटे को न्याय मिलना ही चाहिए। थानेदार साहब रिपोर्ट लिखने के लिए ना नुकुर कर रहे थे, परंतु उसी समय एसपी साहब थाने में आ गए और मनोज की पूरी बातें सुनी तो उन्होंने कहा, अरे जब ये कह रहे हैं कि किसी की हत्या हुई है तो आपको रिपोर्ट लिखने में क्या परेशानी हो रही है? सरकार आपको तनख्वाह किस बात के लिए देती है? एसपी साहब की फटकार लगते ही थानेदार साहब ने मनोज की रिपोर्ट फटाफट लिखी और तुरंत कार्यवाही भी शुरू कर दी क्योंकि अब तो उस केस में एसपी साहब को इंटरेस्ट आने लगा था कि आखिर सच्चाई क्या है। इसलिए वह स्वयं अपनी टीम को लेकर मनोज के साथ उनके गांव में गए और बिना किसी पूर्व सूचना के सेठ जी के घर में धावा बोल दिया ताकि अयांश को छुपने या भागने का मौका न मिल पाए। एसपी साहब ने सेठ जी के घर में उस 5 साल के रंजन से पूरे गांव वालों के सामने पूछना शुरू किया कि अयांश ने संजू की हत्या किस प्रकार की। रंजन ने जब बताना शुरू किया तो बिना रुके एक ही बार में वह सारी बातें बता दिया जो पहले उसने अपने परिवार वालों को बताई थी। गांव वालों की आंखों में भी आंसू आ गए, यहाँ तक कि सेठ जी और सेठानी जी भी नन्हे रंजन की बातें सुनकर रो दिए। सभी के मुंह से एक ही जवाब निकला कि अयांश और उसके साथियों को सजा मिलनी ही चाहिए। जब रंजन ने सारी बातें सबूत सहित बताया और लिफाफे वाली बात भी मनोज ने बताया तो अयांश ने भी अपनी गुनाह स्वीकार कर लिया कि हाँ, हमने ही संजू को जान से मारा था और जो यह बच्चा कह रहा है कि उसके शरीर के टुकड़ों को अलग अलग जगह में फेंके थे तो सही बात है, हाँ हमने वैसा ही किया था।
ताकि संजू की कोई पहचान न कर सके, लेकिन इत्तेफाक से उसका सिर और कपड़े नदी के दूसरे छोर पर रह गए, जिसे उनके ही गांव के ग्वाले ने पहचान लिया और उनके घर वालों को पता चल गया कि संजू मारा गया है, वरना शायद कोई भी नहीं जान पाते कि संजू आखिर गया कहाँ। हमारी योजना यही थी कि संजू का पता किसी को भी नहीं चलना चाहिए, ताकि संजू के घर वाले उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान होते रहें और वह उन्हें कभी न मिले, ताकि हार चोरी वाला उसका बदला पूरा हो सके। अयांश ने जब हार चोरी वाली बात कही तब एसपी साहब ने कहा, ये हार चोरी वाली क्या बात है? तब उसने उस गुनाह को भी कबूल किया कि हाँ, उसी ने अपने घर से सोने का हार चुरा लिया था और संजू की मां पर हार चोरी का इल्जाम लगाकर अपने घर से धक्के मारकर काम से निकलवा दिया था। अब तो एसपी साहब का अयांश के लिए खून ही खौलने लगा। उन्होंने उस पर कई धाराएं लगाया और उसे कहा कि बेटा, अब तू आज़ादी की सांस लेने के बारे में तो भूल ही जा, और उस पर और उसके साथियों के ऊपर आज भी केस चल रहा है। वे पांचों जेल में हैं और रंजन अब अपने मम्मी पापा मनोज और वर्षा के साथ ही रहता है, क्योंकि अब उसे इंसाफ जो मिल गया था तो उसका मन भी शांत हो गया था। फिर भी वह अपनी माँ ममता और शोभा की भी बहुत मदद करता रहता है और वह पढ़ लिख कर एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, ताकि वह देश में अच्छी कानून व्यवस्था ला सके। और अपनी ममता माँ से कहकर उसने शोभा की दोबारा शादी भी करवा दिया। शोभा की दूसरी शादी होने से सबसे ज़्यादा खुश और दुखी भी रंजन ही था। खुश इसलिए था कि शोभा को भी अपना खुशहाल जीवन जीने का अधिकार मिल रहा है, और दुखी इसलिए कि वह जब भी उसे देखता एक अलग ही सुकून मिलता था। लेकिन समय के साथ साथ वह भी उसे भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा और एक दिन अपने जिले का डीएम बनकर अपने माता पिता को गौरवान्वित किया। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आप क्या कहना चाहेंगे रंजन के बारे में? आप क्या कहना चाहेंगे अयांश के बारे में? और क्या कहना चाहेंगे एसपी साहब के बारे में? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपनी राय ज़रूर रखिएगा। और आप इस कहानी को कहाँ कहाँ से सुन और पढ़ रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।